दोस्तों साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं द पाठशाला ऑनलाइन, जहां हम बात करते हैं शिक्षा की, साहित्य की और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की। आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी की भारत पद यात्रा के बारे में। भारत जोड़ो यात्रा के विषय में तो अभी युवा जानते हैं, राहुल गांधी जी ने की है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर भारत की पहली पद यात्रा है भारत को जोड़ने के संदर्भ में, तो वो चंद्रशेखर जी ने की थी। आज हमारे साथ इस बात को साझा करने के लिए श्री महिपाल तोमर जी विशेषज्ञ हैं, और उस भारत जोड़ो यात्रा में प्रधानमंत्री जी के साथ जो 12 लोग चले थे, उनमें से एक श्री महिपाल तोमर जी भी थे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये पहली जो पद यात्रा है जो भारत के कन्याकुमारी से लेकर के और राजघाट तक लगभग 4200 किलोमीटर की रही और 6 महीने तक ये चली। 6 जनवरी 1983 को ये शुरू हुई। तो बताइएगा सर, उस समय आप युवा थे, तो कैसे ये विचार बना, आप कैसे जुड़े चंद्रशेखर जी से? मैं उन दिनों छात्र राजनीति को छोड़ करके, मेरिट कॉलेज को छोड़ करके और जनता पार्टी के बैनर पे, प्लेटफॉर्म पे मैंने काम करना शुरू किया था। 80 के दशक के आसपास की बात है। और चंद्रशेखर जी उन दिनों जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके मैं आर्टिकल्स, लेख पढ़ता रहता था। टीवीओ का तो जब बहुत कम युग था, तो उनके लेख, आर्टिकल्स, और कभी कभी मुझे एक या दो बार उनको सुनने का अवसर मिला, तो मैं उनसे प्रभावित हुआ और मेरा मन ने ये कहा कि कभी ना कभी चंद्रशेखर जी से जुड़ा जाए और इनके नज़दीक पहुंचा जाए, इनको समझा जाए, जाना जाए और फिर इनके साथ मिलकर के देश के लिए कुछ कार्य किया जाए। तो पद यात्रा से ये कोई 20 या 25 दिन पहली बात है, अखबार में निकला कि चंद्रशेखर जी के पास केरला के कुछ युवक मिलने के लिए आए। असलियत तो पद यात्रा की धारणा ये है, वो तो आए कम से कम 3 महीने पहले, और उन्होंने प्रपोजल रखा कि जी हम केरला में, साउथ में, केरला से लेकर और कर्नाटक बेलगांव तक एक पदयात्रा हमारा है मन करने का, उसमें आप अपना मार्गदर्शन दें और नेतृत्व दें। उसमें आप कितना समय देंगे इस पे हमें बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें। तो चंद्रशेखर जी ने कहा ठीक है, इस पर मैं विचार करूंगा और मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो वो केरला के लोग चले गए और उन्होंने फिर कुछ मित्रों के साथ बैठ करके, जैसे उस वक्त उनके साथ जो करीब नौजवान होते थे, सुधींद्र भदौरिया हैं जो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया के बेटे हैं, वो महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और हमारी जनता पार्टी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रहे थे, और 2 बार कन्नौज से, जहां से लोहिया जी जीते, वहां से वो एमपी भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उनके बेटे सुधींद्र भदौरिया जो बाद में हमारी यूथ की इकाई के अध्यक्ष भी रहे, वो, और गौरी भैया जो हमारे युवा के अध्यक्ष रहे, ऐसे कई लोग, शरद यादव, ऐसे कई लोगों को बैठ करके, और दिल्ली में उन्होंने ये विचार किया कि केरला के लोग कुछ मेरे पास नौजवान आए और उन्होंने ये इस तरह से मेरे पास सुझाव रखा है, अगर इस कार्यक्रम को हम ही बनाए और जो भारत की तस्वीर है उसको सही मायने में हम जानने और समझने का काम करें, तो मैं समझता हूँ इससे बेटर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। तो ऐसी सब लोगों के साथ बैठ करके और उनके मन में एक विचार आया, और केरला के नौजवानों को जो आए थे उनको भी उन्होंने आमंत्रित किया कि जो आपका उद्देश्य है ये भी पूरा हो जाएगा और हम इसको बड़े लेवल पर करेंगे। आप तो चाहते हैं कि केरला से और बेलगांव कर्नाटक, हम इसको राष्ट्रव्यापी बनाएंगे, पूरे देश में ले जाएंगे और अभियान के तौर में इसको हम लागू करेंगे। तो उन्होंने तब ये मन मना करके इसका एक कार्यक्रम अखबार के माध्यम से जनता को दिया कि मैं 6 जनवरी से और 25 जून 1983 तक जो 4200 किलोमीटर की लगभग पद यात्रा है वो पूरी होगी, और उसके ये पड़ाव होंगे, जो खास खास बिंदु थे उनको भी उन्होंने उसमें जागृत किया। तो तब मेरे मन में आया कि इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं मिलेगा चंद्रशेखर जी के पास जाने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए। तो मैंने अपने पिताजी से इस पर चर्चा की, जो शिक्षक थे और मेरे गुरु भी थे, पिता के साथ साथ मुझे उन्होंने पढ़ाया भी था। तो पिताजी ने एक बार तो थोड़ा सा मना किया, कह लगे दूर है और काफी दिन के लिए तुम बाहर रहोगे। मैंने कहा जी कुछ भी हो, जब देश की बात है और समझने का विषय तो जाना तो पड़ेगा ही, इसमें दूर और नजदीक किया। तो फिर मैं
1982 28 या 29 दिसंबर 1982 को मैं घर से निकला और दिल्ली गया। दिल्ली वहां से मैंने पूरे कार्यक्रम की जानकारी ली और उस कार्यक्रम की कि वो कहाँ से चलेंगे और कहाँ से असेंबल होंगे, कहाँ सब लोग पहुंचेंगे। तो मैं वाया ट्रेन के माध्यम से कर्नाटका पहुंचा। वहां हमारे रिलेशन में थे, 2 दिन मैं पहले पहुंच गया था, उनके पास रुका और ये मुझे मालूम ही था कि 6 जनवरी को चलना है, इस पॉइंट से चलना है। तो मैं 6 जनवरी को ही सुबह 7 बजे उस स्थान पर पहुंच गया जहां से पदयात्रा को शुरुआत करनी थी, शुभारंभ होना था। तो क्या मैं आपको रोकता हूँ बीच में कि क्या आपका पहले से परिचय था? चंद्रशेखर जी से? नहीं, पहले से मेरा ज्यादा परिचय नहीं था चंद्रशेखर जी से। मैंने केवल उनको 2 मीटिंगों में देखा था। एक बार यहाँ शर्मा स्मारक में आए थे तब देखा था, सुनने का अवसर मिला था, लेकिन उनके पास जाने का नहीं मिला। वह मंच तक हम गए, माला अर्पण करा जैसे करवाते हैं नौजवानों से जी। उसके बाद कभी उनके सानिध्य में बैठने का और ज्यादा समझने का अवसर नहीं मिला। लेकिन एक अवसर और मिला, उन्हीं के जिले के, बलिया जिले के यहाँ जिला कृषि अधिकारी होते थे डॉक्टर हरिहर प्रसाद सिंह जी। असलियत तो एक तरह से हमारे प्रेरणा के स्रोत वही बने। वो यहाँ पे मेरठ में थे। एक बार पिताजी ने मुझे गेहूं का, जो आजकल समय चला हुआ गेहूं का, जी। गेहूं का बीज लेने के लिए मुझसे कहा कि नया बीज लेकर आओ। उस वक्त वो केंद्र जो होता था वो दिल्ली रोड पर झंडपीर के नाम से था, वहाँ उनका ऑफिस होता था। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। बातों बातों में जो परिचय हुआ, मुझसे कहा क्या कर रहे हो? मगर मैंने तो कॉलेज छोड़ दिया है, एमए किया है और अब मैं जनता पार्टी में थोड़ा सा कार्य कर रहा हूँ। कह लगे कभी मिले हो अपने अध्यक्ष? मगर मैं तो मिला नहीं कभी, ना मेरा कोई परिचय है। कह लगे मिलना चाहते हो? मगर यहाँ मिलना चाहता हूँ। तो वो मुझसे उन्होंने कहा कि आप परसों को मेरे पास सुबह 8 बजे आ जाइए और मैं आपको लेकर के चलूंगा। तो अगले दिन सर्दियों के दिन थे, सुबह 8 बजे उनके ऑफिस पे, क्या घर में ही कैंप ऑफिस था, वहीं पहुंच गया। वो मुझे जीप में बैठा करके चंद्रशेखर जी के पास ले गए। तो मेरी दूसरी मुलाकात वहां पे थी जी। तो मैंने जब उनको देखा और उनका जो ये मेरी अभिव्यक्ति है, उनका उठना बैठना चलना बोलना सब एक तरह से आकर्षण था। तो मेरे दिमाग में उनका आकर्षण और भी ज्यादा बढ़ा। फिर ये अवसर मिला पदयात्रा का, तो इसलिए फिर मैं वहां गया। इसमें जुड़ गए। हाँ। अच्छा, जैसा मैंने कहा कि 12 लोग आप साथ साथ चले कन्याकुमारी से और दिल्ली राजघाट तक जी। तो 12 जो लोग थे वो अलग अलग राज्य से थे, उनका आपस में कोई पहले से जुड़ाव था कि अचानक से हुआ? नहीं नहीं, वो अलग अलग राज्यों से थे। कुछ लोग तो जनता पार्टी में ही काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे में नौजवान थे जो किसी पार्टी और किसी दल में नहीं थे। वो देश के हालात को देखते हुए या चंद्रशेखर जी को उस की धुरी मानते हुए कि शायद परिवर्तन यहाँ से कुछ होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, राजनीतिक परिवर्तन होगा और एक अच्छा इशू है जो ये लेकर आए हैं, ऐसे लोग भी उसमें सम्मिलित हुए। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर थी लड़की केरला की रोजलीन, तो वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं थी, लेकिन 12 नौजवानों में से वो भी एक थी जी। तो वो वहां पहुंची। ऐसे ही डॉक्टर अयूब थे वहां के, बिहार के, वो किसी राजनीतिक दल में नहीं थे, जेपी के मूवमेंट में रहे, लेकिन उसके बाद वो फिर राष्ट्र के लिए और समाज के लिए काम करते रहे। लेकिन इसी इशू में भी वो जो 12 लोग वहां से चले थे उनमें से वो एक थे। किसी राजनीतिक दल के वो सदस्य नहीं थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वो इस पद यात्रा में भागीदार बने। इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या था? इस पदयात्रा का उद्देश्य जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने समझा है, इस पदयात्रा का उद्देश्य था कि जो देश की सड़ी गली अर्थव्यवस्था है और राजनीति 1975 में एक तंत्र में, जो लोकतंत्र वो एक तंत्र में सिमट गया था। उसके बाद हालांकि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जनता पार्टी बनी, लेकिन जनता पार्टी भी बड़े नेताओं के आपसी टकराव और अहम के कारण टूट गई। तो देश में एक सूनापन था, शून्य काल था और एक अविश्वास का माहौल था। तो हमने नारा दिया था जब हम चलते थे पदयात्रा में कि भारत यात्रा एक प्रयास, में उस समय का एक नारा है जो हम लोग गाते थे, चलते थे जी। कि भारत यात्रा एक प्रयास, जन जन में आए विश्वास। इसका मतलब था जो जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास अब वो टूट गया है, उसे फिर से कायम करना है। और देश जहां आज आना चाहिए था, किसी कारणवश वहां नहीं आया है, तो उसको फिर वहां लाना और उससे भी बल्कि आगे तक ले जाने का कार्य पदयात्रा के द्वारा होगा, ताकि देश की जो असली तस्वीर है वो समझ में आ जाए।
कि देश की प्रमुख समस्याएं क्या है। इस दौरान चूंकि आप लगातार उनके हाँ। साथ रहे तो लोग भी उनसे मिलते होंगे, पत्रकार और अन्य अन्य माध्यम भी वहां बात करने का प्रयास करते होंगे, तो वहां मुख्य जो मुद्दे या समस्याएं क्या सामने आई? देखिए, उस वक्त मुख्य मुद्दा था, आज की बात नहीं है, 50 साल होने को आ रहे होंगे। उस वक्त मुख्य मुद्दा था पेयजल। जैसे साउथ में हम थे तो पानी की गंभीर समस्या थी। हमें हमें नहाने के लिए भी सोचना पड़ता था कई जगह पे पानी कहाँ से आएगा। तो पानी की व्यवस्था थी, कुपोषण की थी। चंद्रशेखर जी ने जो 5 पदयात्रा के बाद 5 सूत्र बनाए उनमें ये भी थे। कुपोषण था कि महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं विकलांग पैदा हो रहे हैं, ये देखने को मिला। शिक्षा का अभाव था, सब जगह स्कूल कॉलेज नहीं थे, तो शिक्षा का स्तर जो था वो डाउन था। तो पदयात्रा के माध्यम से जो बुनियादी सवाल है उनको जानने और समझने का अवसर मिला कि किस स्टेट में कहाँ पे क्या कमी है जी। और जनमानस से सीधा संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो उनकी मौलिक समस्याएं हैं, बुनियादी सवाल हैं, उनको समझने और जानने का अवसर मिला। उस दौरान पदयात्रा में आप अलग अलग फील्ड के बारे लोग उनसे जुड़े हुए थे, हाँ। तो उनसे लगातार संवाद भी आप लोगों से होता होगा। हाँ। तो जब पदयात्रा रुकती थी रात्रि में, तो उस तरह की चर्चाएं होती थी वहां? हाँ, होती थी। देखिए, एक एक डॉक्टर साहब, एक चार्ट बना हुआ था कायदे में। तो हम सुबह 5 बजे उठते थे और 5 से 6 अपने दैनिक काम निपटाते थे और 6 बजे हम तैयार हो जाते थे। उसके बाद थोड़ा जलपान होता था और 7 बजे हमें वहीं जो फील्ड होता था जहाँ भी हम रुके होते, मान लें किसी प्राइमरी स्कूल में रुके हुए हैं तो वहाँ फील्ड में सबको एक जगह होना था इकट्ठा, और वंदे मातरम करने के बाद, वंदे मातरम गाया, उसके बाद पदयात्रा शुरू हो जाती थी। और हर 4 किलोमीटर के बाद एक पड़ाव होता था, रेस्ट, आराम। चाहे वो नगर हो या नगर से बाहर रास्ता हो तो किसी वृक्ष के नीचे, अगर गर्मी है तो किसी वृक्ष के नीचे, तो वहां रुकते थे। वहां हमारे साथ कई गाड़ियां चलती थी, या तो लोकल लोग व्यवस्था करते थे जलपान की, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि लोकल लोग नहीं है, बीच में हम रुक रहे हैं, तो हमारी व्यवस्था अपनी होती थी। पानी की गाड़ी चलती थी और मूंगफली या स्नैक्स, अब बिस्किट्स, ऐसा मतलब चाय, कुछ ना कुछ हम अपने आप खाने पीने, जिससे आगे की यात्रा सुगम हो जाए। ताकि कुछ ऊर्जा मिले। और थोड़ा घना जलपान किया और फिर विश्राम करने के 10 या 15 मिनट बाद फिर चल दिए आगे। कोई 6 या 4 किलोमीटर चलने के बाद मान लिया कोई नगर आया तो वहाँ कोई छोटी मोटी सभा होती थी, जिसे नुक्कड़ सभा कहते हैं। किसी प्राइमरी स्कूल में, किसी उसमें म्यूनिसिपैलिटी के कहीं कोई वो हो ग्राउंड हो वहाँ पे, तो जहाँ भी लगता था कि यहाँ जनता के ज्यादा लोग इकट्ठा है, वहाँ पे एक नुक्कड़ सभा होती थी। उसमें चंद्रशेखर जी बताते थे कि मैं पदयात्रा क्यों कर रहा हूँ। चूंकि ये लगभग आपने कहा 50 साल पुरानी बात लगभग होने को है, उस समय संचार की बहुत ज्यादा ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो कम्युनिकेट कैसे करते थे? कम्युनिकेट का तो माध्यम अखबार ही होता था ज्यादा, तो क्योंकि आज के तरह ये तो था नहीं, जैसा ये इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं थे, ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो केवल और केवल यही था अखबार का माध्यम। पत्रकार लोग जाते थे, देहात में तो नहीं जाते थे, लेकिन शहरों में जाते थे, जहाँ भी शहर का हेडक्वार्टर होता था वहाँ पत्रकार जाते थे और चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू लेते थे। कई बार तो उन्होंने हमारा भी इंटरव्यू लिया जी। हम लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं, किस लिए जुड़े हैं और आप क्या महसूस करते हैं, तो हम लोगों से भी जगह जगह कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। चूंकि लगभग ये 6 महीने तक पदयात्रा चली और आप 6 महीने तक चलते रहे, अलग अलग राज्यों से आप गुजरे, अलग अलग लोगों से आप मिले, लगातार नुक्कड़ सभाएं भी हो रही थी, तो क्या अनुभव रहा उस समय के भारत के बारे में आपका? देखिए, उस समय के भारत के बारे में ये अनुभव रहा, 1 महीना, कोई 1 या 1.5 महीने करीब, तो मैं पत्रकारों की बात बता रहा हूँ, अखबारों की बात बता रहा हूँ, मीडिया की जो होता था अखबार के द्वारा ही जी इस पदयात्रा का मजाक उड़ाया गया। मतलब इनिशिएटिव या गंभीरता से नहीं लिया किसी ने भी। एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष पैदल चल रहा है, लेकिन जब हम लोग बेलगांव पहुंचे कर्नाटका में और लोगों का हजूम बढ़ना शुरू हुआ, तो लोगों ने फिर इसको गंभीरता से लिया और अखबारों ने भी गंभीरता से लेना स्वीकार किया। और मैं ये बता रहा हूँ कि बेलगांव से आते आते जब हम लोग मुंबई आए चौपाटी पे, उदयन शर्मा और ये जो आजकल ये बने हुए हैं
हमारे डिप्टी स्पीकर हैं अपर हाउस के डॉक्टर हरवंश जी, ये उस वक्त धर्मयुग के प्रधान संपादक थे। जी तो ये भी चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे और इन्होंने अगले दिन धर्मयुग में प्रकाशित भी किया था कि दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी पहली बार हिंदुस्तान में आए और उनके स्वागत में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा था, उसके बाद इस पद यात्रा में चौपाटी पे हमारी आम सभा थी, जी जिसमें मोरारजी देसाई और एस.एम. जोशी, मृणाल गोरे, शत्रुघ्न सिन्हा और दिलीप कुमार और कई और लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता, ये लोग सब डायस पे थे, सुब्रमण्यम स्वामी। और वो मैं समझता हूँ कि देश की पहली इतनी बड़ी मीटिंग होगी। तो नियर अबाउट 4 लाख के करीब आदमी था जी और ये पता नहीं था कि कहाँ हम सभा है, किधर किधर सभा है, मतलब इतना बड़ा जनसैलाब था। उस दौरान की जो ये पदयात्रा है, तो इसको अगर भारत को समझने के लिए हम कहें तो अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो उनके बाद शायद चंद्रशेखर जी ने शुरुआत की। हाँ, उन्होंने दांडी मार्च किया और देखिए महात्मा चंद्रशेखर जी के भी एक तरह से जो आइकॉन है, आदर्श है, वो महात्मा गांधी हैं और इस पदयात्रा का सीधा जुड़ाव महात्मा गांधी से ही है। जैसे उन्होंने दांडी मार्च के द्वारा अंग्रेजों को एक संदेश दिया कि अब भारत के लोग जो हैं एक तरह से आपको ज्यादा दिन स्वीकार नहीं करेंगे और आपको ये देश छोड़ना पड़ेगा। और उससे पहले उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत भी की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि हमारा आपसे निवेदन है कि आपके हम किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। जब सहयोग नहीं होगा किसी भी कार्य में तो फिर यहाँ कैसे टिक पाएंगे वो। तो उन्हें जाना पड़ा। तो उसी से प्रेरणा लेके और अभिभूत हो गए चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा का कंसेप्ट तैयार किया, गांधी जी के उसको दांडी मार्च को स्वीकार करते हुए कि वो भी एक दर्शन था अंग्रेजों को मैसेज देने के लिए और देश को जानने और समझने के लिए पदयात्रा भी एक विचार, एक माध्यम है। तो जैसा आपने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने किया, तो क्या ये एक इमरजेंसी की तरफ ये एक तरह का आंदोलन उसको इशारा करके था? नहीं, इमरजेंसी की तरफ तो नहीं, इमरजेंसी तो उससे पहले लग चुकी थी जी 1975 में और ये पदयात्रा है 1983। जी जी हाँ, तो उससे करीब करीब 8 साल बाद की है। तो उसके लगभग 8 साल या 6 साल बाद ही प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर जी इस पदयात्रा। हाँ, इस पदयात्रा के बाद 8 साल बाद या 6 साल बाद? वो बनते हैं 90 में, 7 साल बाद। 7 साल बाद प्रधानमंत्री बनते 10 नवंबर 1990 को बने। तो जब ये पदयात्रा का हमने जिक्र किया, शुरुआत से और लास्ट तक आप साथ साथ रहे, जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसका जो देखने को मिला उस पदयात्रा में भारत के संदर्भ में, तो उसमें वहां सुधार होने की संभावना फिर ज्यादा बनी? क्या हाँ, सुधार हुए? बिल्कुल संभावना बनी। ऐसा है, देखिए, हालांकि वो बहुत कम समय तक प्रधानमंत्री रहे और डॉक्टर साहब आपको भी जानकारी होगी कि कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे और 67 या 66 के करीब हमारे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे। उनमें भी कई ग्रुप के लोग थे, जैसे देवीलाल जी के एमपी थे, मुलायम सिंह यादव जी के थे, उस गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल थे, उनके भी एमपी थे। तो कुछ दिन बाद उनमें भी थोड़ा सा अंतर्विरोध हुआ। देवीलाल जी का झुकाव उधर कांग्रेस की तरफ हुआ और वो भी प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हुए। वो भी एक कारण था चंद्रशेखर जी के रिजाइन देने का। तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से जो कार्य करना चाहते थे उस कार्य करने में भी दिक्कत आई। जो पदयात्रा के दौरान उन्हें सीखने और जानने को मिला, उनका मन था कि इन सब मुद्दों पर कार्य किया जाए, सुधार किया जाए, तो वो कार्य अधूरे रहने पड़े, इसलिए कि उन्हें पूरा अवसर कार्य करने का नहीं मिल पाया। क्योंकि 4 महीने का कार्यकाल है उनका। 4 महीने वो फुल फ्लैश रहे और 4 महीने रहे कार्यवाहक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 महीने में आदमी कितना काम कर सकता है। उनको युवा तुर्क कहा जाता है। हाँ, यंग टर्क। उसको किसने उनको ये उपनाम दिया या कहाँ से इनको उपाधि मिली? एक्चुअली ये नाम तो देश ने दिया। देखिए, जब वो बीएचयू से गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे और बीएचयू में जो पीएचडी कर रहे थे, आचार्य नरेंद्र देव वहाँ के वाइस चांसलर होते थे, उनके उसमें वो थीसिस लिख रहे थे। एक दिन जब वो थीसिस सबमिट करने के लिए उनसे बात करने के लिए गए तो आचार्य नरेंद्र देव ने कहा कि वो चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर तो बहुत है, तुम भी बन जाओगे,
लेकिन देश को बनाने का काम कौन करेगा? देश बनाना बहुत जरूरी है। आप जैसे नौजवानों को देश की जरूरत है, इसलिए मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप देश के लिए कुछ काम करें। तो उन्होंने आचार्य नरेंद्र के देव के सामने ही जो अपनी वो सबमिट करने के लिए थीसिस लिख गए थे, वो फाड़ के वहीं फेंक दी, और उस दिन से ही वो देश को बनाने के लिए कार्य करते रहे। तब सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, और सोशलिस्ट पार्टी के भी दो खेमे बन गए थे, एसएसपी और पीएसपी, यानी कि प्रजा समाजवादी पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो वो प्रजा समाज पार्टी में काम कर रहे थे जी, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी और आचार्य नरेंद्र देव जी, अशोक मेहता जी, ये लोग काम कर रहे थे। 1962 में जयप्रकाश नारायण जी ने के द्वारा वो उसमें राज्यसभा में गए पहली बार, और 62 से लेके 68 तक रहे। फिर दोबारा वो फिर कांग्रेस में चले गए, 66 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो जब वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से पहले भी थे, तो अनेक मुद्दों पे वो बोलते थे पार्लियामेंट में, और बेबाकी से अपनी बात रखते थे, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या सरकार के विपक्ष में हो। लेकिन अगर राष्ट्रीय हित की बात है तो वो इसकी परवाह नहीं करते थे कि सरकार मुझसे नाराज होगी, प्रधानमंत्री जी मुझसे नाराज होंगे, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझसे नाराज होंगे, या इस भाग का मंत्री मुझसे नाराज होगा। इसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। वो राष्ट्र हित में और राष्ट्र के लिए जो बेटर समझा उन्होंने, उसके हित में बोले, और वो आवाज उनकी इतनी बड़ी आवाज बन गई कि लोग, पार्लियामेंट के लोग और पार्लियामेंट से बाहर के लोग, उन्हें यंग टर्क के नाम से जानने लगे। जी, एक मिथक और चंद्रशेखर जी के साथ जुड़ा है कि वो कभी कोई मंत्री पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और ये एक मिथक हो सकता है। लोग कहते हैं कि वो क्या कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री ही बनूंगा। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे दो कारण है, देखिए, जो मैंने महसूस किया है, और चंद्रशेखर जी ने एक दिन बताया भी था कि बायोलॉजिक, यानी कि सिद्धांत ये कहता है कि हम जिसके मंत्रिपरिषद में हो उसकी आलोचना ना करें। ये अच्छा नहीं लगता कि मैं जिसके सबॉर्डिनेट हूँ उसी की फिर मैं बुराई कर रहा हूँ। और अगर आपको राष्ट्रीय हितों में बोलना है और आपको ये लगता है कि इनकी नीतियां देश के लिए हितकारी नहीं है, देश के विरुद्ध है, तो आपको मंत्रिपरिषद में नहीं रहना चाहिए, उस पर इस्तीफा देके और उन इश्यू और उन बिंदुओं पर बोलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कभी मंत्री पद नहीं लिया। उन्होंने देश की आवाज को या देश के मुद्दों को महत्वपूर्ण माना, ना कि मंत्रिपरिषद को। कई बार उन्हें ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने उस चीज को ठुकरा दिया। अब जैसे हमने इस यात्रा से शुरुआत की अपने इस बातचीत की, तो इस यात्रा के बाद चूंकि वो प्रधानमंत्री बने, एक अंतराल के बाद, भले ही उन्हें कम समय मिला, लेकिन क्योंकि आप उनके साथ साथ रहे हैं, लंबा अनुभव रहा आपका उनके साथ में, तो बाकी प्रधानमंत्रियों के कार्यशैली में और इनकी कार्यशैली में किस तरह का अंतर रहा? देखिए, एक तो वो कभी जैसे कहीं भी किसी भी डायस पे या किसी भी प्रोग्राम में बोलने के लिए गए। एक बार मैं मौलाना आजाद जो कॉलेज है उसमें वहाँ पहले से था, उनकी एक मीटिंग होनी थी, वहाँ एक डॉक्टर मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वो पहले वीपी सिंह को ज्यादा फैन करते थे, लेकिन जब मैंने बताया नहीं आप आज प्रोग्राम है सुनेंगे, तो जब उन्होंने सुना और टॉपिक वो शिक्षा से संबंधित था, वो कभी भी लिख के और पढ़ के नहीं बोलते थे। उन्हें एक बार पता चल जाए, हमसे कई बार पूछते थे कि भाई यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, किस मेजोरिटी के लोग रहते हैं, यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है, एक बार उन्हें अवगत करा दो तो फिर उसी पे बोलते थे। एक तो उनका बोलने का अध्ययन, साहस और बेबाक था, बाकी से अलग करके। हाँ, बाकी से डिफरेंट था। मतलब लोगों के पास विचार तो था लेकिन साहस नहीं था रखने का, और साहस था तो विचार नहीं था। उनके पास सारी चीजें थी। भारत जोड़ो यात्रा की बात वर्तमान संदर्भों में चलती है, राहुल गांधी जी ने की है, लेकिन हमने चर्चा में ये समझा कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की परछाई या छाप चंद्रशेखर जी के भारत पद यात्रा में, और अब जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो क्या इनको किसी मतलब समकक्ष रख सकते हैं, क्या इसे किसी तरह से जोड़ सकते हैं, एक परिदृश्य में देख सकते हैं? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, चंद्रशेखर जी ने जब पदयात्रा की थी तो साधनों का अभाव था, सीमित साधन थे, और पदयात्रा का मतलब था पदयात्रा। वो कभी कहीं लग्जरी होटल में नहीं ठहरे। ऐसा नहीं कि पदयात्रा हम लोग उनके साथ हैं, हम प्राइमरी स्कूल में रुक रहे हैं और वो जाकर के किसी होटल में रुक गए।
वो प्राइमरी के उसी स्कूल में किसी दूसरे कक्ष में रुकते थे, लेकिन हमारे साथी होते थे और जो हम खाते थे वही वो खाते थे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी 50 जो मैंने सुना है, मैं गया नहीं कभी पद यात्रा में उनकी, में भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन कई लोगों ने बताया कि कई जगह कारों का भी इस्तेमाल हुआ, रात को लग्जरी उनकी सुविधाएं थी सोने की रहने की, तो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ देश का उस भारत जोड़ो उनकी यात्रा में। तो धरती आसमान का फर्क है। जी। साधनों के और पैसे के बल पे वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की है। जी। चंद्रशेखर जी ने साधनों और पैसे के बल पर पद यात्रा नहीं की, बुनियादी सवालों के बल पे, नौजवानों के सहयोग के बल पे और देश को जानने और समझने की वजह से वो पद यात्रा की थी। नहीं, अगर एक परिप्रेक्ष्य में हम देखें, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी के बाद ये अलग एक विषय हुआ कि वो किस तरह से, लेकिन एक भारत को समझने का प्रयास राहुल गांधी ने किया। हाँ, हो सकता है ये भी उन्होंने समझने का, या उनसे ये प्रेरणा ली है उन्होंने। हाँ, क्योंकि चंद्रशेखर जी का मानना तो ये था कि जब आपको भारत को समझना है तो जो एयर कंडीशन कमरे हैं इनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, एक दिन हम उसमें बैठे हुए थे एक वृक्ष के नीचे, पदयात्रा के दौरान की बात है, तो उदयन शर्मा कहता है कि हलचल है कि एक राजनीतिक दल का आदमी देश में अभी भी एक ऐसा राजनेता है और जो किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, जो रात को किसी पेड़ के नीचे सोने के लिए तैयार है, जबकि और दूसरे राजनेता हैं वो एयर कंडीशन में सोते हैं और देहात में वृक्ष के नीचे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जी। तो क्योंकि वो किसान के बेटे थे और गांव से जुड़े हुए थे और गांव में रहे थे, तो उन्होंने गांव की तड़प, पीड़ा, गरीबी, लाचारी, भुखमरी, मुफलिसी, इन सब चीजों को नजदीक से देखा था और उनका एक मन था कि इनको कैसे दूर किया जाए और इनसे भी अलग और क्या समस्या हो सकती है, वो तभी जानी जाएंगी जब उनके मैं बीच में जाऊंगा और उनको बीच में जाकर के उनसे संवाद करूंगा। जी। तो ये एक मौलिक फर्क था। अब अंत में इस पॉडकास्ट के आपके कुछ ऐसे संस्मरण चंद्रशेखर जी के संदर्भ में हो जिन्हें आप साझा करना चाहें। हाँ, देखिए, वो राजनेता के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। ऐसा नहीं कि मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही उनसे जुड़ा हूँ कि इनसे मुझे कुछ मिल जाएगा, मैं एमपी बन जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा। ये तो होता ही है, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, आदमी जब जुड़ता है तो उसके सपने भी होते हैं, लेकिन उससे अलग भी वो बेहद अच्छे इंसान थे और दूसरे की स्थिति और परिस्थिति को समझते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो मैं उनके घर पे बैठा हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो उन दिनों हम 24 घंटे वहीं रहते थे उनके आसपास ही, कभी 7 रेस कोर्स में, कभी 3 साउथ एवेन्यू लेन में और कभी भौंडसी जो आश्रम है, जो हमने पद यात्रा के बाद एक ट्रस्ट बना भारत यात्रा ट्रस्ट के नाम से, और कई स्टेटों में भारत यात्रा ट्रस्ट के नाम से भारत यात्रा केंद्र भी बने और उसका सेंटर जो केंद्र बना वो बना भौंडसी में, गुड़गांव के पास, भारत यात्रा केंद्र। उसमें मेरा भी एक छोटा सा फ्लैट है, जो 12 आदमी पहले दिन से चले थे, उन 12 के नाम से वहां सबको एक फ्लैट आवंटित है। चंद्रशेखर जी का भी है और उन 12 लोगों का भी है। आपका आना जाना होता है? हाँ, मेरा आना जाना रहता है। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं दिल्ली में था, उनके पास बैठा हुआ था और कई लोग बैठे हुए थे। महत्वपूर्ण एक ऐसी विषय था, उस पर चर्चा चल रही थी और रात के कोई 9 बजने को आगे, सर्दियों के दिन थे, तो मैंने घड़ी देखी, 9 बज गए। उनकी बातों में इतना आकर्षण था, पता ही नहीं चला। जब मैं उठा तो मैंने कहा, सर मैं तो जा रहा हूँ। तो चंद्रशेखर जी के, कहाँ जा रहे हो? मैं कहा, जी मेरठ जा रहा हूँ। लेकिन बाहर तो फॉग है और तुम अब यहाँ से निकलोगे तो सारी रात तो सड़क पे रहोगे, फॉग इतना है और कल फिर तुम आना ही है, तो एक काम करो, यहीं रुक जाओ, ज़्यादा लेट हो गए हो। मैं कहा, जी नहीं, मैं निकल जाऊँगा। तो उन्होंने फिर डांट से मुझे कहा कि नहीं, अब नहीं जाओगे। तो हमारे रुकने की व्यवस्था की, मैं था, मेरा एक साथी और था। मैं उनकी सादगी और बड़प्पन की बात बताता हूँ। वो मुझे एक कमरे में लेके, उनके घर में एक कमरा था जो शायद वहाँ अतिथियों का ही रहा होगा, वो वहाँ मुझे बैठा करके कह लगे मैं अभी आया। वो नौकर का साथ था उनके, और वो उनके बगल में एक बेड शीट थी उसको बदलने के लिए, और बेड शीट वो खोल कर गया। मैं कहा, जी क्या बात करें। मैंने उनसे बेड शीट ली और अपने आप वो बिछाई। उससे उनका वो था वहाँ सर्वेंट, उससे कहा, भाई इन्हें खाना खिलवाना, खाना तैयार कराओ और इनकी सोने की व्यवस्था देखो। फिर मुझे अपने साथ वो डिनर के लिए ले गए और हमारे साथ टेबल पे बैठे।
मुझसे कहा कि मैं तो अभी थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा, आप लोग खाना खाएं और आराम करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इतनी आत्मीयता, इतनी सादगी। मैंने कई बार देखा कि वो जो धोती थी, जैसे उसमें मामूली सा कहीं खोता आ गया, उसे कहते हैं यहाँ फट गई तो उसी बांध लिया। वो कभी इस चीज की परवाह नहीं करते थे। सादगी के हाँ, साथ। मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं था उनमें। आज जैसे आप मैंने कहा कि लंबे समय साथ में रहे, तो कोई ऐसी बात का वो जिक्र करते हो कि ये उनकी इच्छा थी कि मैं कर लूं लेकिन कर नहीं पाए देश हित में? हाँ, बात तो आपकी सही है। वो एक्चुअली युवाओं के प्रति ज्यादा था उनमें, कि ये जो आज बेरोजगारी है इसको कैसे कम किया जाए। देश का जो नौजवान है आज ऊहापोह की स्थिति में है, और अगर वो पहली बात तो शिक्षित ढंग से नहीं हो पाता है, कई परिस्थितियां हैं, कई माता पिता ने पूरी तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बाय द वे कर भी लिया तो फिर उनको रोजगार नहीं मिलते हैं, तो एक निराशा का भाव है। मेन तो उनका कंसेप्ट ये था कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, उनको रोजगार मुहैया कैसे कराया जाए, वो चाहे नौकरी के माध्यम से हो या कोई लघु कुटीर या ऐसे इन माध्यमों से हो, जो गांधी जी ने एक दर्शन दिया था कि अगर बड़े लघु ना लगे तो छोटे लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से उनको रोजगार मिले। तो उनका पहला चिंतन था युवाओं को रोजगार देने का। जी, ये उनका फोकस था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और एक ऐसे विषय पर हमें जो है लाभान्वित किया इस जानकारी के माध्यम से। जी, तो दोस्तों साथियों, आगे फिर नई किसी जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।